की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। बाजार में पिछले हफ्ते में दिखी शानदार तेजी और पांचों ट्रेडिंग सेशन मजबूती के साथ बाजार बंद होते हुए दिखा और इस सीरीज में काफी बेहतरीन प्रदर्शन अब तक दिग्गजों का भी और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी। नतीजों के सीजन की शुरुआत अच्छी होती दिखी है। अब बड़ा सवाल है कि एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार क्या वही रफ्तार बरकरार रखेंगे? क्या हो आपकी रणनीति? ऐसे में इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षा सावंत। 8800 का इंतजार था और उस लेवल के ऊपर हम टिक पाने में कामयाब थे सोमवार के सत्र में। उसके बाद एक छुट्टी मिली है, लेकिन आपको याद दिला दे सेंसेक्स में भी आधे % से ज्यादा के गेन्स थे और हमने देखा कुछ एरियाज थे, कुछ पॉकेट्स थे जहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। ऑफ कोर्स यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां शामिल थी, L&T, रिलायंस, सन फार्मा जैसे स्टॉक शामिल थे। लेकिन जैसे अनिल कह रहे हैं, यहाँ से फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर और रिजल्ट सीजन पर ही। लेकिन अनिल, अगर रिजल्ट सीजन पहले ही बाजार ने एंटिसिपेट किया है खराब रहेगा, तो क्या आपको लग रहा है कुछ इंडिविजुअल शेयर हो सकते हैं जहां पर अच्छे नंबर्स पर रिएक्शन अच्छा हो? इनफैक्ट खराब नंबर्स पर भी अच्छा रिएक्शन हो सकता है। परसों हम यही बात कर रहे थे कि जनरली जब बाजार में तेजी का यूफोरिया बनता है तब हम ये बात करते हैं कि बाजार में हर आदमी शेयर खरीदने की बात करता है, ये कहता है कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। और उसी तरह का यूफोरिया इस वक्त रिजल्ट्स को लेकर बनता हुआ दिख रहा है कि हर बाजार में ट्रेडर और इन्वेस्टर ये जानता है कि नतीजे खराब आने वाले हैं और किसी को भी ये उम्मीद नहीं कि किसी कंपनी का अच्छा नतीजा हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप नंबर्स खराब आने की उम्मीद कर रहे हैं, एस्टिमेट्स कम रख रहे हैं और भले ही कंपनियां नुकसान दिखाएं या पिछली क्वार्टर से नंबर्स कम दिखाएं, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार की एक्सपेक्टेशन से नंबर बेहतर आते हुए दिखते हैं तो फिर वो बाजार का मूड और स्टॉक्स का मूड किस तरह से बदल सकते हैं वो शायद आज देखने को मिले। क्योंकि खासतौर से कल जो नंबर्स आए ACC और उसके साथ ही DCB बैंक, दोनों ही उम्मीदों से बेहतर नंबर्स देते हुए नजर आए। ACC जरूर पिछली तिमाही के मुकाबले में यहाँ पर नंबर्स कमजोर हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार की एक्सपेक्टेशन से जो नंबर बेहतर आते हुए दिख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे लगता है कि नंबर्स को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपनियों की कमाई कम होनी है, ये निश्चित है, ये सारे एस्टिमेट्स बता रहे हैं। लेकिन कितनी कम होगी या कितने नंबर्स खराब होंगे या नंबर्स अगर उम्मीद से कम खराब हों तो फिर स्टॉक्स पर किस तरह से रणनीति बनाकर आगे के लिए संकेत लेना है, ये इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में 2 नंबर से आपको एक साफ तौर पर संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। तो नंबर्स पर नजर रखिए, सावधान भी रहिए, लेकिन ओवर बीरिश होना या बहुत जरूरत से ज्यादा ये सोच लेना कि ऐसे नंबर्स होंगे कि अगली 2 तिमाहियों तक स्टॉक्स में कुछ भी नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है जो एक वो आम राय बनती हुई दिख रही है उस पर थोड़ा सा कोशिश होकर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी आपको एक क्यू देंगे कि क्या ट्रेड होना चाहिए। चाइना के GDP के आंकड़े आ गए हैं, वहां से क्या क्यू मिलेगा और ओवरऑल एशियन मार्केट उसके बाद क्या तस्वीर दिखा रहा है। आशीष हमारे साथ हैं बताने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमें 2 दिनों के क्यूज एक्चुअली पहचाने हैं। अमेरिकन मार्केट्स में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आधे % के आसपास की कमजोरी थी। कमजोरी इसलिए थी क्योंकि वहां पे जो दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स थे वो कल से ट्यूसडे से आने वाले थे, उससे पहले नर्वसनेस थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा लार्जली ऊपर की साइड में अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। डाउ और S&P में हमने देखा 1/4 से 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा था और कई सारे फैक्टर्स थे जो वहां के मार्केट्स को ड्राइव कर रहे थे। पहले तो जो दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स की शुरुआत होनी थी उस पर रिएक्शन आना था। दूसरा, कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल आया था उस पर अमेरिकन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आपको याद होगा कुछ आर्थिक आंकड़े आने वाले थे, इकोनॉमिक डेटा आने वाला था, उस पर भी रिएक्शंस थे। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गर अर्निंग आई है JP Morgan Chase, सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी उस लिहाज से डाउ में, जिसने पहला रिजल्ट घोषित करा है, वो रिजल्ट्स इंकरेजिंग है, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस उस कंपनी ने डिलीवर करा, तो वहां से मदद मिली। दूसरा, कल कच्चे तेल में हमने देखा था एक उछाल आता हुआ। क्यों आया था? क्योंकि US शेल का जो आउटपुट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। यमन में अभी भी टेंशंस बरकरार हैं, तो कच्चे तेल में जो उछाल आया उससे एनर्जी शेयर्स को US में मदद मिली। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, क्यों इतना तेज उछाल देखने को नहीं मिला? क्योंकि जो US रिटेल सेल्स और प्रोड्यूसर सेल्स के आंकड़े आने थे वो उम्मीद से कुछ कमजोर आंकड़े आए थे, इसलिए थोड़ा सा मिक्स रुझान था। लेकिन लार्जली कह सकते हैं आप ऊपर की तरफ कल के ट्रेडिंग सेशन में शेयर्स ट्रेड कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट्स में लेकिन नर्वसनेस के साथ कामकाज हो रहा था, खासतौर पे जर्मनी और फ्रांस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, इनमें
2/3 से 1% के आसपास की कमजोरी थी। और खासतौर पर यूरोपियन मार्केट्स कमजोर इसलिए थे क्योंकि वहां पे सबसे पहले ईसीबी की बैठक है इस हफ्ते, उससे पहले थोड़ा सा नर्वस ट्रेड्स हैं, वहां पे भी इस हफ्ते रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। और ध्यान रखें, लार्ज एमएनए डील्स की बात करी जा रही है, तो मार्केट थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ अप्रोच कर रहा है बड़े इवेंट्स को, इसलिए यूरोपियन मार्केट्स में दबाव था। एशिया का पूरा फोकस था आज सुबह चाइना के Q1 के जीडीपी आंकड़ों पर। एक्सपेक्टेड था कि बेहद कमजोर होंगे और एक्सपेक्टेशंस भी पूरी तरह से खरी उतरती हुई नजर आई है वहां की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। 60% पे जीडीपी परफॉर्मेंस आया है Q1 का, यानी कि पिछले 7 सालों में सबसे कमजोर परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कहा जा रहा है कि सबसे कमजोर एक क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ चाइना ने डिलीवर करी है। लेकिन शायद ये इंकरेजिंग सिग्नल्स हो सकते हैं क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि इसका मतलब हुआ कि वहां का सेंट्रल बैंक शायद एक्स्ट्रा स्टिमुलस इन्फ्यूज करता हुआ नजर आएगा। इस बीच में एशियन मार्केट थोड़ी सी मजबूती के साथ अब कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। शुक्रिया आप आशीष इस चेक के लिए। लेकिन अनिल, आई एम गेसिंग पहले जो नजर में रहेगी वो जीडीपी आंकड़े रहेंगे चाइना के, और इम्पैक्ट रहेगा स्पेसिफिक सेक्टर्स पर, स्पेशली मेटल्स भारत में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह के नंबर से वो थोड़े से इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ इशारा कर सकते हैं और थोड़ा सा मजबूती उस लिहाज से दे सकते हैं, और कमोडिटीज और दूसरे मेटल प्राइसेस उस लिहाज से थोड़े से बेहतर होने की संभावनाएं दिखती है। एनर्जी शेयर्स थोड़े से एक्शन में रह सकते हैं, क्रूड आपको वैसे भी स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उस लिहाज से कमोडिटी स्टॉक्स के लिए और मेटल स्टॉक्स के लिए हिंदुस्तान में शायद ज्यादा बेहतर सिचुएशन बनती हुई दिख सकती है। दूसरा जो बड़ा रुझान ग्लोबल मार्केट से आपको लेना वो ये कि नतीजों की सीजन की शुरुआत में सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि अमेरिका में भी पॉजिटिव होती हुई दिखी है। जेपी मॉर्गन के नतीजों की जिस तरह से बात की गई वो उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन सबड्यूड है, पॉजिटिव बायस के साथ है, और फ्लोज जो है न्यूज का वो पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से अच्छी बात यह है कि कल एशिया बाजार जिस तरह से थोड़े प्रेशर में थे, खासतौर से हांगकांग के बाजार, और हमारी छुट्टी थी तो हमने उतनी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ा। आज यहां पर थोड़ी सी शुरुआत बेहतर होती हुई दिख रही। तो मैं समझता हूं 2 दिनों के संकेतों को बाजार के लिए न्यूट्रल तौर पर पढ़ना ज्यादा ठीक रहेगा। 8844 पर एसजीएक्स निफ्टी 16 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सोमवार को एफआईआई फ्लो कैसा रहा है ये भी आपको बता दें। कैश मार्केट में फिर से खरीदारी होती हुई 400 करोड़ से ज्यादा की। हालांकि वायदे बाजार में पोजीशंस अब भी थोड़ी बहुत बिकवाली की देखने को मिली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मेरे ख्याल में छुट्टी के मूड में थे, उनकी ओर से ज्यादा कुछ पैसा आया नहीं है। अनिल, इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एफआईआई अब भी वायदे बाजार में मुनाफा वसूली ही कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं? नंबर उतने बुरे नहीं है खासतौर से कैश मार्केट के नंबर बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि एफआईज और डोमेस्टिक फंड दोनों ही तरह के फंड्स ने खरीदारी ही की है। आप देखिए जनरली होता है कि कैश मार्केट में अगर एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा है तो आपको डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा दिखता है। भले ही आंकड़ा छोटा है 45 करोड़ का, लेकिन खरीदारी तो आखिर में खरीदारी, और दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स का व्यू इस वक्त अगर बाजार पर पॉजिटिव है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में वो खरीदारी कर रहे हैं तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि बाजार की डाउन साइड रिस्क काफी कम है। वायदा कारोबार के आंकड़े भी इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 165 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के आंकड़ों को अलग अलग पढ़ना ठीक रहेगा। जहां एक और निफ्टी में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस कम होती हुई दिखी, एफआईज ने अपनी तेजी की पोजीशंस पर प्रॉफिट बुकिंग की है, जैसे आप 8,800 के पार निकले। वहीं बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी कवर होती हुई दिखी है। तो ये कुछ एक संकेत अच्छे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन अभी भी आता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर पोजीशंस थोड़ी सी कम जरूर होती हुई दिखी है। दूसरी बात यह कि कैश मार्केट के खरीदारी के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा काफी अच्छा कहा जा सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आंकड़े पिछले 2 दिनों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी है, साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक किसी तरह का मंदी का रुझान नहीं है और न ही वो एग्रेसिवली कहीं कोई इंडेक्स फ्यूचर्स बेच रहे हैं। और ऑप्शंस में भी आंकड़े जो हैं महज 130 करोड़ की बिकवाली के, और वहां पर भी काफी हद तक मंदी की पोजीशंस उनकी कम होती हुई दिखी है। तो मैं कहूंगा कि पिछले 2-3 सेशन में अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखिए, आंकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं इसलिए शायद हम उन्हें इतना वेटेज नहीं दे, लेकिन आंकड़ों को डिटेल में जाकर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह नजर आएगा कि आंकड़े बेहद मजबूत है, चाहे वो आप फिर कैश मार्केट के देखें या फिर वायदा कारोबार के, चाहे एफआईज के देखें या फिर डोमेस्टिक फंड्स के। वायदे बाजार में अब लोग क्या रणनीति लेंगे आने, लेकिन वो सवाल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अब क्योंकि सीरीज की शुरुआत इतनी खराब नहीं रही है और रिजल्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो क्या अप्रोच होगी? सीरीज एक्चुअली बहुत अच्छी रही है अर्षदा, क्योंकि ये लगातार 9 सेशंस हो चुके हैं इस सीरीज में जब हम ब्रॉडली पॉजिटिव है। जो 2 सेशन हमने बीच में नेगेटिव क्लोजिंग देखी वो भी मुश्किल से कुछ एक पॉइंट्स की, तो इसका मतलब साफ है कि ये सीरीज पूरी तरह से मार्च की सीरीज के विपरीत चलती हुई दिख रही है। जहां तक संकेत आज
के लिए है। एक आपको याद होगा परसों में एक बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बाजार के लिए, और वो था 8800 का। कि 8800 के पार जैसे ही बाजार निकलेंगे और अगर टिकते हुए नजर आएंगे तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी होती दिखेगी, जो कि आपने आंकड़ों में देखा है। और अब आज के लिए वायदा कारोबार में सबसे अहम चीज, सबसे अहम लेवल फिर से 8800 आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अब रेजिस्टेंस के तौर पर नहीं है बल्कि सपोर्ट के तौर पर है। क्योंकि आप देखिए परसों के सेशन में जिस तरह से 8800 के लेवल पर लगभग 12 लाख शेयर नए जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि बाजार 8800 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल होगी, बहुत बड़े नेगेटिव ट्रिगर्स आपको चाहिए तो ही बाजार अब आज के सेशन में 8800 को तोड़ेगा। दूसरी बात है कि 8700 पर भी पुट में अच्छा एडिशन हुआ है, लगभग 9 लाख शेयरों का। तीसरी बात, जो कॉल ऑप्शंस बेचते हैं वो ट्रेडर्स जो कि मंदी करते हैं वो बैकफुट पर गए हैं। 8700 से लेकर 8800 की रेंज में कॉल ऑप्शन में लगभग 8 लाख शेयर कम भी हुए हैं। और अब जो नया बिल्डअप हो रहा है, जो नए कॉल्स बेचे जा रहे हैं वो 9000 के लेवल पर बेचे जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है कि अब हायर रेंज खुलती हुई दिख रही है बाजार के लिए। तो सपोर्ट आपको 8800 पर दिख रहा है और ऊपर की तरफ 9000 का आंकड़ा निफ्टी पर नजर आ रहा है। जहां तक बाकी आंकड़ों का सवाल है, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है, बैंक निफ्टी में थोड़े से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे। हालांकि बैंक निफ्टी इस वक्त वायदा कारोबार में अब भी सबसे कमजोर कड़ी है। पिछले 9 सेशन में निफ्टी को लेकर मूड बदला है, लेकिन बैंक निफ्टी को लेकर अब भी वो कॉन्फिडेंस और वो मूड बदलता हुआ नहीं दिखा। हो सकता है डीसीबी के अच्छे नंबर्स और उसके बाद कल अगर इंडसइंड बैंक भी इसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स दे तो शायद बैंक निफ्टी में आपको फिर से रिकवरी लौटती हुई दिखे। एक जो चिंता की बात हो सकती है वो है पुट कॉल रेशियो 1.12। मुझे लगता है कि पिछले 2 या 3 सीरीज का ये हाईएस्ट लेवल है पुट कॉल रेशियो का। तो थोड़ा सा कहीं कहीं बाजार ओवरबॉट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि काफी कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें पुट की खरीदारी का है, लेकिन उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो को थोड़ा वेटेज देना चाहिए। तो ऐसे में बेहतर यह होगा कि आप बाजार पर व्यू पॉजिटिव रखें, 8800 को सपोर्ट के तौर पर मान के चलें और ऐसे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। ये वायदा कारोबार के आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक और बाय ऑन डिप्स यही रणनीति आपकी होनी चाहिए मार्केट्स में आज। और हमारे साथ होंगे कई सारे बड़े चेहरे हर रोज की तरह सीएनबीसी आवाज पर। किस सेक्टर में पैसा मिलेगा या फिर दमदार कमाई के रिटर्न के मौके हैं, रिदम देसाई और रमेश धमानी, मधु केला, ये सब आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से शेयर चुन रहे हैं, किन सेक्टर्स में उनको लग रहा है कि बहुत तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। ये आप देखेंगे सीएनबीसी आवाज पर आज 9:40 पर। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिजल्ट से पहले, रिजल्ट सीजन में, और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक पर भी हम बात करेंगे जो कुंज बंसल हमारे लिए लेकर आएंगे 9:30 बजे। सेंट्रम ब्रोकिंग के CIO है। और कमाई के धमाकेदार आइडियाज आपको मिलते हैं सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। तो आज मल्टी बैगर पिक्स देंगे गौरव जैन हेम सिक्योरिटीज के 9:50 पर। और क्यूज जो हैं आज भारतीय बाजारों के लिए वो हल्के से पॉजिटिव के ही हैं। SGX निफ्टी आप देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ 8850 की ओर जा रहा है। हमने FII डेटा पढ़ लिया है, वायदे बाजार की पोजीशन समझ ली और स्टॉक स्पेसिफिक्स का ही दिन रहेगा और बाय ऑन डिप्स का दिन रहेगा। लेकिन ओपनिंग ट्रेड कैसा है और अनिल कितना पैसा फिर बनाया जा सकता है इंडेक्स पर, वो एक बिग क्वेश्चन है। 8800 को अगर हमने काबू कर लिया है, यहां से आगे क्या? एक तो सबसे पहले डाउन साइड रिस्क देख लें। ऐसा लग रहा है जिस तरह के डेटा है और जिस तरह का मोमेंटम पिछले 9 सेशन का है, 8775 8800 ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक स्टॉप लॉस की रेंज और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज। तो जब तक इसके नीचे न जाए घबराने की जरूरत नहीं, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखें। क्योंकि अपसाइड के लिहाज से देखा जाए तो बाजार में अपसाइड यहां से 8950 से 9000 की बनती हुई दिख रही है जो आंकड़े कह रहे हैं। तो जब आपकी डाउन साइड रिस्क आपको पता है तो फिर अपसाइड का वेट करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि यहां पर आपको इस वक्त खरीदारी का रुझान रखना है। दूसरी बात, चूंकि पिछले 9 सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त रुझान बन चुका है तेजी का, अब वो लेवल्स आ रहे हैं जहां पर शायद आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 1-2 दिनों के बाद थकते हुए नजर आए या फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूफोरिया बनने के संकेत वहां पर है। तो बेहतर ये होगा लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में आप अब मूव करने की कोशिश करें। वो मिड कैप स्टॉक जो पिछले 9 सेशन में 20 से 30% के रिटर्न दे चुके हैं, अब वहां पर आपको खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी है, वहां पर सावधान रहें। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, सीमेंट एक एक्सेप्शनली अच्छा करने वाला सेक्टर हो सकता है एसीसी के नंबर्स के बाद, और लाफार्ज और होलसिम का जो मर्जर हुआ है ग्लोबली उसका इंपैक्ट एक पड़ता हुआ दिखेगा। लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक अच्छा
अच्छा दिन हो सकता है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स का आईपीओ खुल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। मेटल्स अच्छा कर सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। बैंक्स हो सकता है शुक्रवार को जिस तरह से 92-93 हजार से परसों के सेशन में, माफ कीजिएगा, 92-93 हजार शेयर जो नए जुड़ते हुए दिखे, तो हो सकता है बैंकिंग सेक्टर आपको थोड़ी सी रिकवरी के संकेत देता हुआ नजर आए। तो बैंक्स अगर आपको रिकवर होते हुए नजर आए, मानकर चलिए कि आप 8,800 को नहीं तोड़ेंगे और ऐसे में शुरुआत हो, पहले इंतजार करें शुरुआती आधा घंटे में कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर पहले ही 8,800 की तरफ आए तो फिर खरीदारी कर लीजिए। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपके नीचे के लिए, रिस्क 8,775 की है और अप साइड में आपको एक अच्छा 50-75 पॉइंट का मूव इंट्राडे में मिल सकता है। लेकिन फर्ज करें आप पहले ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए, जिसकी संभावना दिख रही है, तो फिर आप इंतजार करें डिप्स का या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करें लोअर लेवल्स का। तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम स्ट्रांग है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस के संकेत नहीं है। सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स में हायर लेवल पर आपको खासतौर से वो शेयर जो भाग चुके हैं सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज पूरी तरह से अब भी ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, गिरावट में खरीदारी की अच्छे मौके इस बाजार में मिल रहे हैं और वो कौन से शेयर है जहां पर आज फिर मौका होगा ट्रेड का, इस पर एक चेक ले लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स आज रेडार पर होने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं स्टॉक्स न्यूज और खासतौर से उन स्टॉक से जिनमें नतीजे आ चुके हैं। एसीसी और डीसीबी दोनों के नंबर्स आ चुके हैं और डीसीबी के नंबर्स इनफैक्ट काफी शानदार रहे। पूजा हमारे साथ है इस पर एक चेक देने के लिए और साथ ही हम बताएंगे आपको कि कौन से स्टॉक से न्यूज आपके रेडार पर हो सोनम मेहता के साथ। लेकिन पहले पूजा बताइए कैसे रहे इन दोनों कंपनियों के नतीजे। जी, रिजल्ट सीजन की शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिली है। अगर डीसीबी बैंक के नतीजों की बात करें तो काफी अच्छे नतीजे यहां पर देखने को मिले हर एक फ्रंट पर। एनआईए की बात करें तो एक अच्छी बढ़त, मुनाफे की बात करें तो अदर इनकम का भी सपोर्ट देखने को मिला है जिसमें करीब 38% की बढ़त देखने को मिली है और प्रोविजंस में गिरावट की वजह से मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप, करीब 60% की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है। ऐसे क्वालिटी में जैसा कि हमारा अनुमान था नेट एनपीए करीब 1% के आसपास देखने को मिला है, तो ये आंकड़ा भी स्टेबल है। तो ओवरऑल एक अच्छा आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। एसीसी की बात करें तो ऑपरेशनली काफी अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने। वॉल्यूम्स में गिरावट के बावजूद करीब 43% की बढ़त यहां पर एबिटा में देखने को मिली है और माना जा रहा है कि रियलाइजेशन में भी जो 6% की ईयर बढ़त हुई है उसका भी एक सपोर्ट यहां पर देखने को मिला है। कंपनी को 140 करोड़ का अमाउंट भी मिला है स्टेट बैंक ऑफ झारखंड की वजह से, 1 करोड़ अमाउंट भी मिला है। लेकिन अगर उस अमाउंट को हटा दे तो भी एबिटा में काफी अच्छी बढ़त, एबिटा मार्जिन में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। मैनेजमेंट का कहना है कि बिक्री में जरूर थोड़ा बहुत दबाव हुआ है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा सेक्टर की तरफ से डिमांड में काफी ज्यादा कमी थी, तो बिक्री के फ्रंट पर एक धीमी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि अगले 2 क्वार्टर्स में डिमांड में सुधार देखने को मिल सकता है। इन दोनों काउंटर्स के अलावा काफी सारे और भी काउंटर्स है या फिर और भी स्टॉक्स है जिस पर नजर रहनी चाहिए। इसमें बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर खास नजर होनी चाहिए, जहां पर एक के बाद एक बैंक्स हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो होम लोन की दरों को कम कर रहा है या फिर डिपॉजिट की दरों को कम कर रहा है। जहां पर एक्सिस बैंक ने अभी होम लोन को रिवाइज करके अब 9.95% का कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की दरों को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने 20 बेसिस पॉइंट से हाउसिंग लोन की दरों को घटाया है। डीएचएफएल ने 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट से अपनी बेस रेट को घटा दिया है और लक्ष्मी विलास बैंक ने अभी अपनी डिपॉजिट की दरों को गिराया है। एक और बैंक की बात करते हैं, आईएनजी वैश्य बैंक आज जिसमें कारोबार करने का आखिरी दिन है। 17 तारीख को कोटक महिंद्रा बैंक और आईएनजी वैश्य बैंक के मर्जर की रिकॉर्ड डेट है। इसमें स्वैप रेशियो के मुताबिक आईएनजी वैश्य बैंक के शेयरधारकों को 1000 शेयर्स के बदले कोटक में करीब 725 शेयर्स मिलेंगे। टाटा मोटर्स के काउंटर पर नजर रखेगा। कंपनी ने जीएलआर ने अपने रिटेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं मार्च महीने के, जो थोड़े से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जीएलआर की बिक्री में 6% की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर जैगुआर की बिक्री में अभी भी कमजोरी 20% की गिरावट आई है साल दर साल। वही लैंड रोवर की बिक्री में 13% की बढ़ोतरी आई है। 13% की बढ़ोतरी इसलिए लैंड रोवर की बिक्री में आई है क्योंकि कंपनी ने मार्च महीने में डिस्कवरी स्पोर्ट को लॉन्च किया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। वही जेएलआर की बिक्री अभी भी कमजोर या फिर वीकनेस अभी भी दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी अभी भी अपने प्रोडक्ट ट्रांजिशन फेज में है, जहां पे लैंड रोवर फ्री लैंड रोवर कंपनी फेज आउट कर रही है और कुछ और नए लॉन्चेस लेकर आएगी आने वाले कुछ महीनों में। गेटवे डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी अपने रेल यूनिट को लिस्ट करने का मन बना रही है और काफी सारे जानकार एनालिस्ट के मुताबिक इस यूनिट का वैल्यूएशन करीब $500 मिलियन के आसपास का हो सकता है।
टोरेंट फार्मा के काउंटर पर नजर, जहां पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी खरीद सकती है एनकॉर ग्रुप के डर्मेटोलॉजी कारोबार को। ये डील लगभग 350 करोड़ रुपए की हो सकती है और ये टोरेंट फार्मा के लिए एक पॉजिटिव डील हो सकती है, क्योंकि कंपनी का प्रेजेंस डर्मेटोलॉजी कारोबार में बेहद ही कम है और इससे वे अपने डर्मेटोलॉजी कारोबार को बढ़ा पाएंगे या फिर एक्सपैंड कर पाएंगे। एल्डर फार्मा को 2014 में एक्वायर करने के बाद टोरेंट फार्मा कुछ वक्त से काफी सारे एक्विजिशंस को ढूंढ रही है। अब कुछ फंड एक्शन की बात करते हैं। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब्रिज इंडिया फंड ने कंपनी के करीब 27 लाख शेयर 30 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के करीब 27 लाख शेयर 35 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर में दीपक फर्टिलाइजर की सब्सिडरी HCM सॉलिडिफाइडर ने अपने 28.5% की हिस्सेदारी में से 12.1% की हिस्सेदारी बेच दी है। लगभग 1 करोड़ 40 लाख शेयर बेचे गए हैं। वही IIFL फंड की तरफ से जबरदस्त खरीदारी हुई है, जहां पे IIFL एसिड रिवाइवल फंड ने 22 लाख शेयर कंपनी के खरीद लिए हैं, तो IIFL नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा फंड ने कंपनी के 11 लाख शेयर खरीदे हैं। एड्यूकॉम सॉल्यूशन कंपनी अपने नॉन कोर कारोबार को बेचने का निर्णय ले सकती है। अब अपने कारोबार स्कूल्स और डिजिटल बिजनेस तक ही सीमित रखेगी और कंपनी का कहना है कि वो अपने अन्य कारोबार और तमाम ओवरसीज एक्विजिशन से बाहर होगी। और आखिर में VRL लॉजिस्टिक्स, इसका IPO बाजार में आज खुल रहा है, बंद होगा अप्रैल 17 तारीख को। इसका प्राइस बैंड 195 से 205 रुपीज प्रति शेयर का तय हुआ है। आपको बता दूं कंपनी ने ऑलरेडी 68.5 लाख इक्विटी शेयर्स 15 एंकर इन्वेस्टर्स को यहां पर अलॉट कर दिए हैं, जिससे कंपनी 140 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। सोमवार की दमदार तेजी के बाद बाजार में क्या यही मोमेंटम, यही रुझान खरीदारी का बरकरार रहेगा? एक दिनों की छुट्टी के बाद क्या बाजार और तरोताजा होकर मजबूती की तरफ खुलेंगे? ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सातपुते कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजेश, 8,800 को निफ्टी ने फतेह किया है सोमवार को। आज भी संकेत दुनिया भर के बाजारों से पॉजिटिव साइड पर ही नजर आ रहे हैं। FIs ने दमदार खरीदारी की है। चार्ट्स पर कितनी मजबूती आपको और दिख रही है और क्या 9 दिनों की जो एक मजबूती का रुझान इस सीरीज में बना है, आपको लगता है निफ्टी को 9,000 तक ले जा सकता है? और अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक अनिल जी, जो सपोर्ट बन रहा था निफ्टी में वो हमने देखा था कि निफ्टी का जो लोअर लेवल था वो था 80 to 70 और पिछले 9 दिन से लगातार बाजार में पुल बैक है। बाजार एक रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है 8840 8860। मुझे लगता है कि ये लेवल एक बैरियर की तरह काम कर सकता है यहाँ पे। आपने ठीक कहा, बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप है, लेकिन क्योंकि पिछले 9 दिन से लगातार 600 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, तो मुझे लगता है एक बार ये लोअर लेवल ऑफ द सपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि 8690 एंड 8700, तो मुझे लगता है 8690 8700 को एक बार टेस्ट करेगा और उसके बाद जाके इसमें फिर से स्ट्रेंथ आएगा। जो बैंकिंग जो आप डिस्कस कर रहे थे कि मुझे भी लगता है कि बैंकिंग ज्यादा ओवरसोल्ड है और बैंकिंग में अभी भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली बाकी है, तो बैंकिंग पे हमारा ध्यान है। और निफ्टी में 8840 का लेवल हम देख रहे हैं, अगर ये क्रॉस करेगा तो इससे निफ्टी में और एक स्ट्रेंथ बनेगी, करीबन 9000 तक के जो लेवल है वो फिर से आ जाएंगे। तो कीप योर बायस पॉजिटिव, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे। निफ्टी में यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन आ सकता है, बट अगेन दैट रनिंग करेक्शन शुड बी यूज्ड टू बाय ऑन डिप। लेकिन बैंक्स में हमने देखा है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पिछले सत्र में मुनाफा वसूली के घेरे में थे और बैंक निफ्टी भी बहुत ही माइल्ड नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिका। तो इधर क्या संकेत मिल रहे हैं आपको राजेश? क्या कुछ और दबाव बना रहेगा? बैंक निफ्टी में क्या बिकवाली करेंगे या फिर आज मौका है कि फिर से तेजी की पोजीशंस के लिए लौटे? देखिए हर्षिता, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 19,000 19,200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले बार भी हमने देखा था 19,000 का जो सपोर्ट टूटा, तब जाके बैंकिंग में बहुत शार्प कट आया था। ये मैं एक्सपायरी एंड की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एज ए ट्रेंड लाइन या नेकलाइन रेजिस्टेंस 19,000 19,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल पार करे तो फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगा। एज फार एज द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इज कंसर्न, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेशली एक्सिस बैंक, मुझे ये भाव से येस बैंक अच्छा लगता है। ICICI में थोड़ा सा बायस नेगेटिव है, ICICI में उतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा नहीं। सो अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना है तो यू कैन थिंक अबाउट एक्सिस बैंक। 566 इज द प्राइस। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे बैंकिंग में। इवन PSU बैंकिंग भी देखिए बहुत अच्छे ओवरसोल्ड लेवल्स पे खड़े हैं, जैसे कि यूनियन बैंक रहेगा या बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। तो ओवरऑल मैं बैंकिंग में बाय ऑन डिप की
स्ट्रेटेजी रखूंगा. दैट इज व्हाट वी आर रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट राइट नाउ. और इसी के साथ राजेश, डीसीबी के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि डीसीबी बैंक ने भी अपने नंबर्स कल पेश किए हैं. काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुनाफे में, लगभग 63 करोड़ के आसपास मुनाफे का आंकड़ा है, 39 करोड़ से बढ़कर नेट इंटरेस्ट इनकम में 30% की ग्रोथ दिख रही है. ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए भी काफी स्टेबल है, यानी कि एसेट क्वालिटी खराब होती नहीं दिखी है, प्रोविजनिंग कम की है, यानी कि रिजल्ट्स ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी बेहतर दिख रहे हैं. डीसीबी के चार्ट्स क्या करें, क्या मजबूती बनेगी, यदि हाँ तो कितना ऊपर जा सकता है ये शेयर? अनिल जी, डीसीबी ने जो बॉटम पकड़ा था वो करीबन 100-101 का बॉटम पकड़ा था सीरीज क्लोज के तहत, और वहां से लेके 115 तक ये अभी आके रुका है. हमने देखा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से यही रेंज को मेंटेन किए हुए 110-112 पे बाइंग आती है. तो ओवरऑल अगर आप इवन डेली चार्ट देखो तो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल इसका बनता है 108 के ऊपर. सो बायस पॉजिटिव है. मुझे लगता है डीसीबी कैन बी अ कंटेंडर फॉर एज ए बाय ऑन डिप काउंटर. मुझे लगता है कि इसका जो अपर 52 वीक हाई था, दैट इज समवेयर नियर 124.25, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक बार नया हाई हिट करे. तो मुझे लगता है कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग काउंटर. अगर करेक्शन में मिलता है तो 110 के आसपास डेफिनेटली ले सकते हैं. ओके, तो 110 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी, लेकिन नतीजे काफी अच्छे रहे हैं डीसीबी के, जहां पर 61% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला और स्टॉक में रफ्तार जरूर देखने को मिलेगी. इसके अलावा एसीसी के नंबर्स भी आए और ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि होल्सम लफार्ज का ग्लोबल मर्जर हो चुका है और ये भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा एसीसी के लिए गोइंग फॉरवर्ड. क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए नंबर्स के बाद, इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद? इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जानकार सैनिक गुजराती, इंट्रो ब्रोकिंग के बताएंगे आपको एसीजी और साथ ही साथ सीमेंट कंपनियों में क्या आउटलुक हो आगे. और एसीसी के नंबर्स पर लेते हैं एक राय और बता दूं आपको नंबर्स उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं. हालांकि कमजोर आंकड़ों की अपेक्षा थी एसीसी से और आप देखिए 400 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 236 करोड़ जरूर आया है, लेकिन और सेल्स में भी जो कमी आती हुई दिखी है मामूली, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर अगर आप EBITDA देखें तो 365 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़ आया और ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफी बेहतर दिख रहे हैं, लगभग 2% का इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, 12.3% से 14.4%, और वो भी तब जबकि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं उसके बावजूद नंबर्स काफी बेहतर आते हुए दिखे. इसी पर एक राय लेते हैं. हमारे साथ एसीसी के नतीजों पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के रिसर्च एक्सपर्ट श्रेणिक गुजराती कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. श्रेणिक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को? देखिए, जो एसीसी के कल जो नंबर्स आए हुए हैं वो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं. अगर हम लोग टॉप लाइन की बात करिए तो वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखी गई है, जो कि शार्प रिएक्शन था और जो कि हम लोगों के एस्टिमेट के हिसाब से काफी कम आए हुए हैं. हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि वॉल्यूम करीब 3% से डिक्लाइन होगा और जो नतीजे आए हुए हैं उसके अंदर 10% की गिरावट देखी गई है. रियलाइजेशन फ्रंट से अगर हम लोग बात करें तो रियलाइजेशन फ्रंट मोर और लेस हमारे एस्टिमेट के हिसाब से आए हैं, जो कि 2% से ग्रो हुआ है. अगर ऑपरेटिंग लेवल पे बात करते हैं तो या हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग लेवल पे काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं. उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन आया हुआ है अराउंड 14.4%, वो हमारे एस्टिमेट से कुछ ज्यादा आया हुआ है. हालांकि उसके अंदर कुछ वन टाइम इनकम आया हुआ है, अगर हम लोग उसको एक्सक्लूड भी करते हैं फिर भी नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. और बॉटम लाइन पे भी एक एक्सेप्शनल आइटम है अराउंड 153 करोड़ का, उसको अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो जो प्रॉफिट आया हुआ है वो भी हमारे एस्टिमेट के हिसाब से ही आया हुआ है. तो मोर और लेस अगर वॉल्यूम डिसअपॉइंटमेंट हम लोग निकालते हैं तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम डिसअपॉइंटमेंट की वजह से नंबर्स हमें मिक्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, ऐसे में आप बाकी कंपनियों से क्या उम्मीद करेंगे शनिक? किस तरह का परफॉर्मेंस बाकी के प्लेयर्स की ओर से आता हुआ दिखाई देगा और ओवरऑल एसीसी के नंबर्स के बाद क्या एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में और खरीदारी करने की या नहीं? अगर हम लोग बाकी की कंपनीज का नंबर्स देखें तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि सारे कंपनीज में वॉल्यूम डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देगा. हालांकि एसीसी का जो मेजर एक्सपोजर है अराउंड 32% साउथ में आ रहा है और साउथ में एक शार्प प्राइस इंक्रीज देखा गया है इस क्वार्टर में. तो जिस कंपनीज का एक्सपोजर नहीं है साउथ में वहां पे हमें रियलाइजेशन में भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखी जा सकती है. तो इस कारण इस क्वार्टर के नतीजे में हमें सीमेंट स्टॉक में कुछ गिरावट देखी जा सकती है.
सैनिक नतीजों से हटकर एक राय लेना चाहता हूं उस ग्लोबल डेवलपमेंट पे जिसमें कि होलसिम और लाफार्ज का मर्जर अप्रूव हो गया है। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में एसीसी और अंबुजा दोनों होलसिम के अंडर में आती है। लाफार्ज का भी अनलिस्टेड एंटिटी होने के बावजूद यहाँ पर अच्छा खासा कैपेसिटी है। हिंदुस्तान में भी इन दोनों ही ग्रुप्स का मर्जर होना फिर तय होगा क्योंकि ग्लोबल मर्जर हो चुका है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे में एसीसी अंबुजा पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा इस लिहाज से कि इस मर्जर के बाद इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा और मजबूत होगी पोजीशनिंग? अभी तो एसीसी लाफार्ज का जो डील है, जो भी ऑपरेशन ग्लोबल ऑपरेशन का डील है, उन्होंने डील डेफिनेटली अप्रूव हो गया है और यहाँ से सीसीआई से भी उन्हें अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन नियर टर्म में मुझे उसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि डील अप्रूव होने के पहले जैसे सीसीआई ने कुछ कंडीशंस रखी हुई है कि लाफार्ज को कुछ अपने ईस्ट रीजन में सीमेंट प्लांट बेचने होंगे, उसके बाद में ही वो लोग होलिसिम और लाफार्ज का मर्जर कंप्लीट हो सकता है। और रही बात एसीसी अंबुजा के अंदर मर्जर की, तो उसे तो मुझे लगता है और थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस न्यूज का नियर टर्म के लिए कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शौनिक, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो उस बड़ी खबर का नियर टर्म इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रहेगी एसीसी के लिए। एसीसी के नंबर्स के बाद बाकी कंपनियों से भी अनुमान यही है कि वॉल्यूम्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग रह सकते हैं और थोड़ा दबाव बाकी सीमेंट कंपनियों पर भी देखने को मिलेगा टेक्निकली। लेकिन स्थिति कैसी दिख रही है, हमारे साथ राजेश सतपुते बने हुए हैं। राजेश, क्या सलाह है आपकी एसीसी के शेयर पर, क्योंकि 2.5% की गिरावट हमने पिछले सत्र में आती देखी है। आज का आपको लग रहा है चार्ट पर कुछ बदलाव देखा जा रहा है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही है और 1570 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि एसीसी इससे ज्यादा नीचे जाएगा। इनफैक्ट एक कॉन्ट्राबेट सीमेंट सेक्टर पे आ सकता है, जैसे कि एसीसी है, अंबुजा है। रही बात एसीसी की, तो मुझे लगता है एक बाय ऑन डिप करना ठीक रहेगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 1570 के नीचे होना चाहिए। एटलीस्ट काउंटर बड़ा है तो 20-30 रुपए का तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये विद इन अ मंथ्स टाइम इसका जो अर्लियर हाई था 1750 प्लस, ये एक बार टेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि सीमेंट में कॉन्ट्राबेट आ सकता है। रही बात अंबुजा की, तो अंबुजा में भी एक कॉन्ट्राबेट आ सकता है। अंबुजा जो क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज समवेयर नियर 257 258, बहुत अच्छे स्ट्रांग सपोर्ट पे खड़ा है। तो 250 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 280 के टारगेट इसमें भी आएंगे। ओके, तो यहाँ पर अंबुजा एसीसी में खरीदारी करने की राय आती हुई तकनीकी चार्ट्स के लिहाज से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा एक इंटरेस्टिंग खबर पर। एनएसएल घोटाले पर एनएसएल के एमडी प्रकाश चतुर्वेदी का स्टिंग ऑपरेशन होने का दावा हुआ है। आपको सुनाएंगे ऑडियो क्लिप इस छोटे से ब्रेक के बाद। और एनएसएल घोटाले में एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। एनएसएल के निवेशकों ने ईओडब्ल्यू में एक रिपोर्ट लिखवाई है कि एनएसएल का मैनेजमेंट निवेशकों को गुमराह कर रहा है और उन्हें ब्रोकर्स के खिलाफ भड़का रहा है। निवेशकों ने यह भी मांग की है कि इस मामले में जिग्नेश शाह और उनके साथियों की जमानत रद्द की जाए क्योंकि वो इस तरह से गवाहों पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में निवेशकों ने एनएसएल के एमडी प्रकाश चतुर्वेदी की एक निवेशक से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर जमा की है। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुई इस रिकॉर्डिंग की एक क्लिप सीएनबीसी आवाज के पास भी है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। आप अगर मजदूर आपको लगता है ब्रोकर को देना चाहिए कि आपको लगता है ब्रोकर को नहीं देना चाहिए? हमें तो कहीं से भी पैसा मिले हम तो रेडी है सब लेने को। ऐसा नहीं। ब्रोकर को देना चाहिए, ये वाजिब बात है कि गैर वाजिब बात है? ब्रोकरों का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर का है या एनएसएल के प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ब्रोकर को देना चाहिए, बात वाजिब है कि गैर वाजिब है? उसमें बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो कोई लोग बोलते हैं कि ब्रोकर देना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं नहीं देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है? मेरा ऐसा मानना है कि साहब जब पहले वो बोरोवर से पैसा आना चाहिए, जितना निकले उतना, फिर एनएसएल सोचे और फिर ब्रोकर सोचे। एक काम करता हूँ मैं, हाँ? मेरे पास काफी लोगों का राइटिंग में भी आ गया है, ब्रोकर के खिलाफ आपकी शिकायत आई है। ठीक है, वो तो सब मैं दूंगा, मीडिया में भी निकालूंगा। तो वहां पर वो ऑडियो क्लिप किसी
निवेशक और NSCL के MD प्रकाश चतुर्वेदी के बीच जो चर्चा है, स्टिंग हुआ था और वो ऑडियो क्लिप हमारे हाथ लगी है। और इसके सामने आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी NSCL ने सामने बुलवाई और उन्होंने कहा कि इस मामले में इस निवेशक से उनकी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि गवाहों को प्रभावित करने के इल्जाम बिल्कुल गलत हैं। उन सज्जन से मेरी पिछले 2-2.5 महीनों में कई बार बात हुई, तो वो खुद ही कहते थे कि साहब किसी तरह से NSCL से कह के 50% जो है हमारा जो अमाउंट ड्यू है वो क्लियर करवा दिए, मैं 50% में खुश हो जाऊंगा। तो मैं उनकी बात सुन लेता था और समझ सकता था कि वो किस आशय से ये कह रहे हैं। अब जब 50% सेट ऑफ करने का विद इन 3 to 4 months प्लान आ गया, वो बहुत खुश थे। मुझे फोन पर बात कर रहे थे कि साहब ये तो मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैंने ही हाई कोर्ट कमेटी को भी दिया हुआ था और ये हो जाना चाहिए बशर्ते ब्रोकर जो है इसमें सम्मिलित होने को मंजूरी दें। तो मैं कहता था भाई आप जो है ब्रोकर से आपको बात करनी पड़ेगी। तो NSCL घोटाला नए मोड़ लेता हुआ और यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद उस पर सफाई NSCL के मैनेजमेंट की तरफ से देखना होगा आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन बाजार के डेवलपमेंट पर हमारी नजर है। राजेश सातपुते हमारे साथ यही मंगल केशव सिक्योरिटीज के, और अब फंडामेंटल राय देने के लिए गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियोजीत BNP पारिबा के, और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी हैं अब हमारे साथ। सिद्धार्थ, पहले एक राय निफ्टी पर आपके साथ ली जाए। लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ बाजार, क्या लग रहा है यहाँ से अब क्या 9000 या उसके पार जाने की संभावना है, या फिर अब हम इतनी तेजी के बाद डेंजर जोन में आ रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप निफ्टी पर देख रहे हैं और कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को? गुड मॉर्निंग अनिल जी। 2 हफ्ते पहले जो ट्रंकेटेड वीक था तब से हम निफ्टी में बाय करने की सलाह दे रहे हैं और वो सलाह अभी भी बरकरार है, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की। जिस तरह से मार्केट में डेवलपमेंट हुआ है और FIs की लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है, और साथ ही साथ ये पुट ऑप्शंस भी बाय कर रहे हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स को हेज करने के लिए। एट द सेम टाइम इक्विटी पोर्टफोलियो के सामने भी ये पुट ऑप्शन बाय करे। काफी एक्टिविटी है 86, 87, 8800 के पुट ऑप्शंस में, जिसके चलते हुए हमने देखा कि ये सीरीज में पुट कॉल रेशियो हैज गॉन अप फ्रॉम 0.86 to 1.12। एट द सेम टाइम क्या हम न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं, क्या हम 9000 प्लस लेवल्स की तरफ जा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। अप्रैल सीरीज में विल मेक न्यू हाइज 8900 to 8950, यानी कि 100 से 150 पॉइंट ऊपर करंट लेवल्स के हमें अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। हम देख रहे थे कि किस तरह से फेब सीरीज में भी ये स्तर एक रेजिस्टेंस एक्ट किया था, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन आ सकता है। लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस जोन आए तो बाजार को शॉर्ट करना चाहिए? उसका आंसर नहीं है। नहीं है इन द सेंस नहीं करना चाहिए शॉर्ट। और एट द सेम टाइम सपोर्ट लेवल्स मार्केट में 86, 8650 के आसपास आ रहे हैं, तो एक ब्रॉडर रेंज जो बन के आ रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द अप्रैल सीरीज 86, 8650 ऑन द लोअर साइड और 8950 ऑन द हायर साइड। हो सकता है कि 8950 के आसपास जाके 50-60 पॉइंट का भी अपसाइड मूव आया हो और 9000 टच हो जाए, लेकिन एक रन अवे रैली अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंट हो सकता है। लेकिन बाजार को अभी भी शॉर्ट करके ना चले, यह मेरी सलाह रही, खास करके निफ्टी में। यस, बैंक निफ्टी में अगर आप देखें अनिल जी, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन हमें बनती हुई दिख रही है। 18700 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था ये इंडेक्स को, इसने उसके ऊपर बंद दिया है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 19100 से 19200 के बीच का रेसिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट ट्रेडर है, अगर किसी को ये मार्केट में भरोसा नहीं है और लग रहा है कि नीचे आ सकता है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर की स्तर के पास शॉर्ट करे। हालांकि न्यूज है मार्केट में कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ने होम लोन पे इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की है, बट उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स पे मुझे नहीं लगता आएगा। तो बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव बायस है, लेकिन निफ्टी में शॉर्ट ना बनाए, ये हमारा व्यू है निवेशकों के लिए। ओके, बैंक्स की आपने क्योंकि बात की है, गौरांग, मैं आपसे सवाल यही करना चाहूंगी कि हमने देखा अब अक्रॉस द बोर्ड वो रेट कट्स अनाउंस हो चुके हैं, मार्जिन्स पर दबाव पड़ेगा, लेकिन SBI के मैनेजमेंट से हमने जब सोमवार को बात की थी, उन्होंने कहा अब लार्जली बैंक्स वॉल्यूम देखेंगे बढ़ता हुआ और लोन ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा, तो वो ऑफसेट हो जाएगा। अब DCB के नंबर्स आए जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है, कल हम देखेंगे इंडसइंड बैंक के नंबर्स आएंगे और उसके बाद दूसरे बैंक्स भी अपने नंबर्स पेश करेंगे। क्या एक मौका दिख रहा है आपको पिछले हफ्ते और सोमवार की गिरावट के बाद इन स्टॉक में तेजी की पोजीशन लेने का? शुक्रिया हर्षदा, सुप्रभात आपको।
मेरा ये मानना है कि जिस मात्रा में कटौती की गई है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आमदनी को लेकर के। और अगर आप ये उम्मीद लगा करके चल रहे हैं कि इस साल में आपको पूरे दिसंबर 2015 तक आखिर तक 25% और 25% इस दो टुकड़ों में पूरी तरीके से 50% की अगर 50 बेसिस पॉइंट की अगर आपको कटौती मिलती है तो जाहिर है लोन ऑफटेक आने वाले समय में मेरा मानना है करीबन 8 महीने या साल भर की मैं बात कर रहा हूं, तुरंत यहां पर लोन ऑफटेक आपको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोन ही नहीं हर्षदा, मेरे ख्याल से कंज्यूमर लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, सभी क्षेत्र में आपको ये बढ़त देती हुई नजर आएगी। और जो आंकड़े डीसीबी कल लेकर के आई हर्षदा, मैं मानता हूं कि सरकारी बैंक्स को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर एक निजी क्षेत्र की मध्यम या छोटी बैंक जो भी कह लीजिए आप डीसीबी को, अगर कंसिस्टेंटली तिमाही दर तिमाही इस तरीके से नतीजे लेके आ रही है जहां पर इजाफे आपको निम्स में देख रहे हैं, मुनाफे में देख रहे हैं, लोन डिसबर्समेंट में दिख रहे हैं और एनपीए ग्रॉस और नेट दोनों के तरफ आपको नीचे के आंकड़े दिखते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ सबक सीखना चाहिए सरकारी बैंक्स को कि आप अपना बिजनेस किस तरह से मैनेज करते हो। एज अ डिस्क्लोजर डीसीबी में खरीदारी की राय पहले से बरकरार है। इन नतीजे के बाद हमारा जो लक्ष्य है हम ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे, उसके लिए काम चल रहा है। और इंडसइंड बैंक पर भी हमारी पॉजिटिव कवरेज है और यहां पर भी मुझे कोई दो राय नहीं नजर आती कि आपको नतीजों में किसी तरह की निराशा मिलेगी। और ऊपर से यहां पर भी जो हमारा जो लक्ष्य है हर्षदा, मैं निवेश लायक रणनीति की बात कर रहा हूं, वो भी ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। एसीसी के जो नतीजे आए कल, अगर कुछ मायूसी दिखती है तो वहां पर भी खरीदारी की राय है। टीसीएस के भी नतीजे आएंगे, वहां पर भी हमें लग रहा है कि एक अगर थोड़ा बहुत सबड्यूड क्वार्टर रहा और कुछ निराशा हुई तो लंबी अवधि के निवेशकों को यहां पर बिल्कुल निवेश करना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर हर्षदा, निजी बैंक्स पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। बिल्कुल, और डीसीबी हमेशा से आपका फेवरेट स्टॉक एक रहा है और उससे अच्छे नंबर पेश किए। देखना होगा आज किस तरह की मजबूती वहां पर दिखती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और सेक्टर्स पर हमारी नजर होगी। टेलीकॉम, यहां पर एक्शन होता हुआ दिखा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मेटल, लॉजिस्टिक्स, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आज एक्शन है। इन सेक्टर में कौन सा शेयर है जो आपके लिए एक मौका दे सकते हैं आज के सेशन में, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर और कई सेक्टर्स आज रेडार पर होने वाले हैं। उनमें टेलीकॉम कंपनियों की बात करते हैं जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो आरकॉम हो, आइडिया या फिर भारती एयरटेल। आज ऑफ कोर्स एक डैम्पनर देखने को मिल सकता है। जो डेवलपमेंट्स कल हुई हैं खासतौर से एयरटेल के लिए, जिन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म हाल फिलहाल में लॉन्च किया एयरटेल जीरो, और वहां पर जो एक बहुत बड़ी डील होती हुई दिखाई दी थी फ्लिपकार्ट और एयरटेल के बीच, वो टूटती हुई दिखाई दी है। और सवाल यही है कि इन कंपनियों का इरादा था कि ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स लाकर, जीरो रेटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स लाकर वो कंज्यूमर से ज्यादा पैसा वसूले और सर्विसेज में बदलाव देखें। डेटा के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे थे। गौरांग, अब फ्लिपकार्ट तो बाहर हो गया है, स्नैपडील जैसे प्लेयर्स ने भी साफ कह दिया है कि नेट न्यूट्रलिटी के वो साथ हैं और इस तरह के टाइप्स में वो फिलहाल उतरने वाले नहीं हैं। जो ट्रिगर था इन कंपनियों के लिए कि इतना ज्यादा स्पेक्ट्रम में इन्होंने पैसे लगाए हैं, अब उसकी वसूली तो करनी होगी और वो डेटा के लिए ज्यादा चार्ज करेंगे इस प्लेटफॉर्म्स के जरिए। क्या ये ओवरऑल एक डैम्पनर है कि ये किक ऑफ ही नहीं करेगा ऐसा प्लेटफॉर्म? हर्षदा, पहले तो इनकी सोच की क्या गड़बड़ी थी ये समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आप ये सोच करके लगा करके चल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ खेल खेलेंगे और एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर आपको एक फायदा मिल सकता है आउट ऑफ द, नॉट आउट ऑफ द टर्न बट अनटूवर्ड टर्न, अगर आपको फायदा मिलता है तो ये सोच ही गलत थी पहले तो। क्योंकि सरकार और जिस तरह की सोच और समझ, और खास करके सीएनबीसी आवाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से आपने ये पूरी मुहिम चलाई है नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के, और जिस प्रकार से सरकार को यहाँ पर रिएक्ट करना पड़ा और कुछ कदम उठाए हैं, मेरा मानना है कि ये एक सबक होगा उन सब लोगों के लिए, उन सब कंपनियों के लिए जो ऐसी सोच लेकर के चलते हैं। दूसरी बात, जो सवाल था आपका, क्या इसका असर पड़ेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई ऐसा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, एक नीजक रिएक्शन आपको शायद देखने मिले। एज अ डिस्क्लोजर, जब ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म हुआ था और बोलियां लगाई गई थी और
जब अलोकेशन किए गए उसके पश्चात हमने भारतीय एयरटेल पर हमारा लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाया, 500 रुपए का किया है। आइडिया सेलुलर पर हमने हमारा लक्ष्य बढ़ा करके 220 का किया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आप डिजिटल इंडिया की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर ग्रिड नेटवर्क पैन इंडिया में लगाने की बात करें, तो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन सब कंपनियों की जो सर्विसेज है जैसी जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हर्षदा, अगर आप पिछले 1 या 2 तिमाही से देखना जाए तो डेटा और ब्रॉडबैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारा ये मानना है और हमारा ये आकलन है कि आने वाले समय में ये बखूबी आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये राय आती है। लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स काफी एक्शन में रहे सिद्धार्थ, खासतौर से पॉजिटिव साइड पर। और हमने सोमवार के सेशन में भी देखा तीनों ही स्टॉक आरकॉम, इनफैक्ट चारों, आरकॉम, टाटा कम्युनिकेशन, आइडिया और भारती मजबूती के साथ बंद हुए। किस तरह का ट्रेड लेंगे आप इन टेलीकॉम स्टॉक्स में और किस शेयर में? जी, टेलीकॉम स्पेस में आइडिया में हम काफी पॉजिटिव थे। इनफैक्ट 150-160 से हम इसमें बाय सर्च कर रहे हैं विद द टारगेट ऑफ अराउंड 208-210। आई थिंक वी आर वेरी नियर टू दोज लेवल्स और हम आइडिया में प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। आइडिया एक स्टॉक था ये स्पेस में जिसमें लॉन्ग पोजीशंस की वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा था। जहां तक भारती का सवाल है, इसमें शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाउंस बैक आया है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग भारती में लॉन्ग है, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, उन्हें प्रॉफिट बुक करके बाहर जाना चाहिए। और अगर कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहां से बड़ा होगा। 425-430 के बीच के आसपास बंद आया है भारती, ये स्तर पे शॉर्ट करें। 451 का स्टॉप लॉस रखे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि भारती कैन कम डाउन बैक टू 385 लेवल्स। तो भारती में शॉर्ट सजेस्ट करूंगा। आइडिया से आप बाहर निकल जाए। आरकॉम काफी लोग ऑलरेडी अटके हुए स्टॉक में, थोड़े डिब्बे लोगों ने एवरेजिंग करके इसमें काफी हाथ जलाए हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रेडर्स अभी भी लॉस बुक नहीं करेंगे, लेकिन इन ट्रेडर्स को ऊपर के कॉल ऑप्शंस बेचना चाहिए। 80 के स्ट्राइक प्राइस के, 85 के कॉल ऑप्शंस आरकॉम में बेचना चाहिए अपने लॉन्ग पोजीशंस के अगेंस्ट। तो ये हमारी सलाह रहेगी टेलीकॉम स्पेस में। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई दूसरे सेक्टर्स भी रेडार पर रहेंगे। मेटल्स, स्पेशली चाइना के जीडीपी डेटा के बाद क्या वहां पर इंडस्ट्री में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा जो मेटल्स को और सहारा देगा, या फिर यहां पर अब भी एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, ये चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे प्री ओपन सेशन की शुरुआत कैसी रहती है। रेडार पर रहेगा करेंसी मार्केट का एक्शन भी।